नमस्कार साथियों, आप सभी का यूट्यूब चैनल फंडामेंटल क्लासेस ऑनलाइन में स्वागत है। हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में अपरिमेय संख्या के बारे में डिस्कशन किया था और अपरिमेय संख्या के बारे में डिस्कशन किया था और ये भी समझा था कि अपरिमेय संख्या को हम नंबर लाइन पर प्रदर्शित कैसे करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई नंबर लाइन मैंने बनाया था फर्स्ट वीडियो लेक्चर में, तो उसमें पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या पूर्णांकों को नंबर लाइन पर रखा था। ठीक उसी प्रकार जब हम परिमेय संख्याओं के बारे में अध्ययन किए तो परिमेय संख्याओं को भी हमने नंबर लाइन पर रखा था। जैसे 1/2 को, 3/4 को, इन सभी परिमेय संख्याओं को भी हम लोगों ने नंबर लाइन पर रखा था। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने अध्ययन किया था कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। जब उसको मैंने अध्ययन कर लिया तो अब उसको जब अपरिमेय संख्या हुई तो अपरिमेय संख्या नंबर लाइन पर कहाँ स्थित होती है, इसके बारे में हम लोगों ने स्टडी किया, अध्ययन किया। अब इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो एनसीईआरटी की 1.2 एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे, जो कि इसी पर बेस्ड है। तो हम लोग उस क्वेश्चन को, सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। आप लोग स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा होगा, उसको देखिएगा। हम उस क्वेश्चन को पढ़ दे रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। कुछ कथन दिया है क्वेश्चन में, कह रहा है कि कुछ नीचे कथन दिया है 2-3। उस कथनों को कह रहा है कि पढ़ करके वो बताइए कि कथन सत्य है या असत्य। सत्य है तो क्यों सत्य है और असत्य है तो क्यों असत्य है, उसका कारण भी बताना है। तो पहला कथन क्या कह रहा है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। एक वास्तविक संख्या होती है। देखिए, इसको हमें बताना है कि सही है या गलत। ये हमारा 1.2 जो एक्सरसाइज है, प्रश्नावली 1.2 एनसीईआरटी की, उसका ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये पहला पार्ट है। तो इस पार्ट में कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो क्या ये सत्य है कथन या असत्य है? तो हम लोगों ने पढ़ा है कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो p/q के रूप की जो संख्या नहीं होती है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। और वास्तविक संख्या क्या होती है? जब हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों संख्याओं को मिला देते हैं तो वो जो संख्या बनती है अपरिमेय संख्या होती है। हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं। मान लीजिए एक झोला है जिसमें सभी परिमेय संख्या हैं और एक झोला है जिसमें अपरिमेय संख्या हैं सभी। जब इस दोनों झोले के परिमेय अपरिमेय संख्याओं को एक बड़े झोले में हम मिला दें, यानी इसमें परिमेय संख्याओं को भी रख दें और अपरिमेय संख्याओं को भी रख दें, तो ये जो झोला बनेगा ये वास्तविक संख्याओं का कहलाएगा, वास्तविक संख्याओं का। तो जो ये कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या, तो जो ये प्रत्येक अपरिमेय संख्या होती है वास्तविक संख्या होती है, क्योंकि जो वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या में सभी अपरिमेय संख्या भी होती है और परिमेय संख्या होती है। इसलिए यह कथन सत्य है। यह कथन क्या होगा? सत्य होगा, क्योंकि वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्या भी होती है। अब हमारा दूसरा कथन क्या है? कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, जो दूसरा क्वेश्चन है वह कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √2m के रूप का होता है। जो संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु है √2m के रूप का होता है। इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। देखिए, मान लीजिए हम नंबर लाइन बनाते हैं। ऐसे ये नंबर लाइन हो गई। यहाँ पर ये पॉइंट मैंने 0 ले लिया और यहाँ पर ये पॉइंट 1 ले लिया और यहाँ पर ये पॉइंट 2 ले लिया, यहाँ पर पॉइंट 3 ले लिया, ये पॉइंट 4 ले लिया। इसी तरह डॉट डॉट ये इनफाइनाइट तक इसी तरह जाता रहेगा।
इन सभी जो लोग इस वीडियो लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं वो पिछले वीडियो लेक्चर को जा कर के देख लें, क्योंकि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में इन सभी चीज़ों पर डिटेल में डिस्कशन किया है। तो अब देखिए, कह रहा है कि दूसरा जो कथन है, कह रहा है कि ये क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर आ रहा होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो अपने एनसीईआरटी के बुक में देख सकते हैं। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, यानी जो ये तो हमारी संख्या रेखा हुई, अब इस संख्या रेखा पर जो ये बिंदु है, ये कह रहा है कि प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है। मतलब सभी जो संख्या होती है √रूट में होती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो 4 है या 2 है, इस पर बहुत सारी ऐसी भी संख्या है जो √m के रूप की नहीं होंगी। जैसे मान लीजिए √2 है, तो ये तो √रूट में है, √m के रूप की है। लेकिन जो ये 1 है, 2 है, 3 है, ये 4 है, 4 में √रूट में 4 को करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, √रूट में 9 को करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। तो ये जो सभी संख्याएं हैं √रूट में m के रूप की नहीं है। अतः जो ये कथन दूसरा है हमारा क्या होगा? असत्य होगा। तो हमारा दूसरा कथन क्या हो जाएगा? असत्य। क्योंकि नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु, नंबर लाइन का संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का नहीं होता है। जैसे मैं ये भी एग्जांपल दे सकते हैं, √4 हो जाता है, जो कि √m के रूप का नहीं होता है। ये √m के रूप का नहीं है, ये p/q के रूप का है। ये भी है, कोई भी वर्गमूल ले लेंगे √रूट में, 16 ले लेंगे पूर्ण वर्ग संख्या, ये 4 हो जाएगा। इसी में ले लेंगे 16, 25 ले लेंगे, 5 हो जाएगा। तो ये सभी संख्याएं हैं। अब जो थर्ड वाला जो क्वेश्चन है इसी का, वो क्या कह रहा है उसको हम लोग समझते हैं कि इसका जो थर्ड पार्ट है वो क्या कह रहा है। कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। देखिए, मैंने अभी जो पहला क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को मैंने डिस्कशन किया था कि जो वास्तविक संख्या होती है उसमें परिमेय संख्या भी होती है और अपरिमेय संख्या भी होती है। और यह कह रहा है कि प्रत्येक जो वास्तविक संख्या होती है अपरिमेय संख्या भी होती है। मतलब ये वाली जो संख्या होती है पूरी, ये अपरिमेय भी संख्या होती है। ये भी ऑप्शन असत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्या में हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या भी होती है और परिमेय संख्या भी होती है। यह कह रहा है कि जो ये प्रत्येक वास्तविक संख्या होती है अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय तो होता है लेकिन इसमें परिमेय भी होता है, इसलिए यह कथन असत्य होगा, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी होती है जो कि अपरिमेय संख्या नहीं होगी। तो ये वाला जो ऑप्शन होगा ये भी हमारा क्या होगा? असत्य हो जाएगा। अब हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको समझते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। ये बिल्कुल एक्सरसाइज आसान है, आप लोग इसके कंसेप्ट को समझिए और अपने क्वेश्चन कोई भी बुक लेकर के उससे हल करिए। केवल कंसेप्ट ये समझना है कि अपरिमेय संख्या को प्रदर्शित कैसे करते हैं, और ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं इन सभी को समझना है। जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ा था, तो उसमें जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी उसमें क्वेश्चन आ रहा था कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होता है। इस तरह का क्वेश्चन भी आ रहा था, तो उसको भी मैंने डिटेल में डिस्कशन किया है पिछले वीडियो में, आप जाकर देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम 2 के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? कह रहा है कि क्या किसी भी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल होते हैं? ये क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उससे आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो अपने एनसीईआरटी के बुक से देख सकते हैं। तो मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ क्योंकि लिखने में, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? कह रहा है कि मैं जानता हूँ, हम लोग जानते हैं कि नंबर लाइन पर 0 के राइट साइड में सभी संख्या क्या होती है? धनात्मक। जैसे 1 0 1 2 3 4 5 6, इसी तरह डॉट डॉट ये इनफाइनाइट तक नंबर होगा। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है?
सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होता है। यानी ये सभी धनात्मक पूर्णांक हुए, इन सभी का वर्गमूल, वर्गमूल का मतलब इन सभी संख्याओं को अंडर रूट में ले लेना है। जैसे √1, √2, √3, √4, √5, √6, इसी तरह डॉट अंडर रूट ले लेना है। तो कह रहा है कि जब इन सभी धनात्मक पूर्णांकों को हम वर्गमूल लेंगे तो वो अपरिमेय संख्या होगी। यही हमें बताना है कि क्या अपरिमेय संख्या होगी। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो हम देख रहे हैं कि इन सभी धनात्मक पूर्णांकों का मैंने वर्गमूल लिया, तो ये तो √1 होगा तो 1 हो जाएगा, ये √2 होगा तो ये अंडर रूट में ही रहेगा, √3, लेकिन जो ये √4 है ये अंडर रूट से बाहर निकल जाएगा, 2 हो जाएगा, जो कि इस धनात्मक पूर्णांक में से ही है जिसका मैंने वर्गमूल किया तो अंडर रूट से बाहर आ गया। यानी ये अपरिमेय संख्या नहीं हुआ, ये p/q की रूप की संख्या हो गई। यह एक परिमेय संख्या हो गई जो कि p/q की रूप की है, p/q, जहाँ पर p = 2 है और q = 1 है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। तो यह हमारा कथन, तो यहाँ से इसमें निष्कर्ष ही निकालना है। तो हम कह सकते हैं कि नंबर लाइन पर जो √4 है, यहाँ पर √9 भी आएगा, तो √9 को भी लेंगे तो अंडर रूट से ये बाहर निकल जाएगा और 3 हो जाएगा। जब यह 3 हो जाएगा तो ये 3/1 लिख सकते हैं इसको, 3/1 यानी ये p/q की रूप की संख्या हो जाएगी, अतः ये परिमेय संख्या हो जाएगी। जबकि यह कह रहा है कि नंबर लाइन पर सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल लेने पर अपरिमेय होता है। अपरिमेय नहीं होता है भाई, क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये परिमेय हो जा रहा है। तो यहाँ से ये निष्कर्ष निकल रहा है कि नहीं होता है, अपरिमेय नहीं होता है। जिसका ये भी हम एग्जाम्पल दे सकते हैं कि √4 का मैंने वर्गमूल लिया तो ये 2 आया और यह संख्या परिमेय संख्या होती है। अतः धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल, नंबर लाइन पर धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल, प्रत्येक धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं होती है। अब जो इसका तीसरा क्वेश्चन है उसको हम लोग समझ लेते हैं कि तीसरा क्या, इसको मैंने डिटेल में डिस्कशन कर लिया है क्वेश्चन के बारे में। जो 3rd नंबर क्वेश्चन है इसको मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में समझाया। ये कह रहा है कि एक अपरिमेय संख्या है, उसको नंबर लाइन पर डिनोट करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3rd है, कह रहा है कि √5 दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। √5, यह क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ये क्वेश्चन कह क्या रहा है इसके बारे में थोड़ा सा कह रहा है कि इसको नंबर लाइन पर प्रदर्शित करिए। मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में समझा है कि किसी भी संख्या को नंबर लाइन पर कैसे प्रदर्शित करेंगे। तो हम लोग स्केल की मदद से उसको सॉल्व करेंगे। अब एकक लंबाई का हम डिस्टेंस लेंगे। देखिए, एक हम संख्या रेखा बनाएंगे, यहाँ से ऐसे एक संख्या रेखा यहाँ से ऐसे बनाएंगे, ऐसे। आप लोग भी बिल्कुल ऐसे ही बनाना है और कोई एक पॉइंट ले लेना है। मान लीजिए मैं ये ले रहा हूँ 0, ठीक है। अब कोई भी अपने से एक डिस्टेंस मानिए, जिसको अपने से मानिए कि वो एकक लंबाई है, यानी यूनिट डिस्टेंस। मैं इतने को मान ले रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक जो ये डिस्टेंस है, इस अंगुली से यहाँ तक, इसको मैंने एकक लंबाई माना। तो यहाँ से इस तरह बनाएंगे इसको ऐसे, ये यहाँ तक मेरा एकक लंबाई हो गया, ये हो गया। फिर इस पॉइंट से ऊपर की तरफ एकक लंबाई, फिर एक लंब बनाएंगे ऊपर की तरफ सीधे, ये हो गया मेरा। यहाँ से ये दूरी हो गई मेरा 1, ये भी दूरी हो गई 1। फिर अब इस दोनों को मिला देंगे, इन दोनों को। इसको मैंने नाम रख दिया O, तो इसका मैंने नाम रख दिया A और इसका मैंने नाम रख दिया B। हम क्या रहे हैं, √5 अपरिमेय संख्या है। इस अपरिमेय संख्या को हम नंबर लाइन पर प्रदर्शित करना चाह रहे हैं, तो उसी को लिए हम लोग कर रहे हैं।
तो देखिए यहाँ से ओ से ए तक का डिस्टेंस 1 हुआ, फिर ए से बी तक का डिस्टेंस 1 हुआ। अब हमें चाहिए ओ से बी तक का डिस्टेंस। इसके लिए हम करेंगे क्या, हम लोग जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस जो गणितज्ञ थे उन्होंने बताया कि किसी समकोण त्रिभुज में दो भुजा पता हो, यानी ये 90 डिग्री होगा तो समकोण त्रिभुज होगा, जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का हो, तो ये 90 डिग्री का हुआ हमारा। तो जब मान लीजिए ओ ए ये पता करना है ओ बी, तो उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, यानी सबसे बड़ी भुजा ये होती है। त्रिभुज के बारे में चैप्टर अगले में पढ़ना है, यहाँ पर याद कर लीजिए कि ओ बी का स्क्वायर होता है इक्वल इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ए बी के स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर। ठीक है, ये सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग होगा इक्वल होगा इसका स्क्वायर धन ए से बी का स्क्वायर। ये तो देखिए बिल्कुल यही फंडा यहाँ पर लगाना है। ओ से हमें ओ से बी की दूरी पता करना है, यानी ओ से बी ये हमें पता करना है। ओ से ए पता है 1 का स्क्वायर प्लस ए से बी पता है 1 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा, 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1, और 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2 होगा। यहाँ से 1 हो गया, ये 2 हो गया। ये ओ बी का स्क्वायर। जब यह वर्ग है इधर, तो इक्वल का जब राइट साइड जाएगा मतलब इस साइड, तो ये पावर 1/, में हो जाता है, यानी ओ बी इक्वल टू 2 के पावर 1/2। किसी भी संख्या का पावर 1/2 होता है, यानी वह संख्या अंडर रूट में हो जाती है। यानी ये ओ से बी तक का डिस्टेंस हमारा अंडर रूट 2 हुआ। अब इस अंडर रूट 2, तो देखिए यहाँ से एक चाप होता है जो आप लोगों को मिलता होगा, ऐसे बनाने के लिए कॉपी पर फिगर सर्कल बनाते हैं जैसे ऐसे वृत्त, तो एक मिलता है गोला प्रकार, उसी की मदद से उसी की सहायता से आप लोग बनाइएगा। मान लीजिए उसका नोकीला भाग मैं यहाँ पर रख रहा हूँ और पेंसिल जिसमें लगाते हैं उसको यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर, ऐसे ही इसको केंद्र मानते हुए और ये दूरी को त्रिज्या मानते हुए एक चाप खींचना है। तो मैंने यहाँ पर इसको केंद्र माना और इस पॉइंट पर पेंसिल रखा, ऐसे चाप बनाएंगे। ये जिस पॉइंट पर इस नंबर लाइन को कट करेगा, इस नंबर लाइन को जिस पॉइंट पर कट करेगा वही हमारा पॉइंट अंडर रूट 2 होगा। यानी इस नंबर लाइन पर ये वाला जो चाप यहाँ पर कट किया, तो ये वाला हमारा पॉइंट क्या होगा, अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक दूरी अंडर रूट 2 हो गई। हमें तो अंडर रूट 5 को प्रदर्शित करना है। ऐसे ही धीरे धीरे करेंगे। दूसरा भी मेथड है, लेकिन ये वाला आसानी से कर सकते हैं और समझ में भी आएगा ठीक से। तो फिर अब हम देखिए क्या करने वाले हैं। एक तो तरीका फिर अब यहाँ पर करिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई हमारी अंडर रूट 2, तो इस पर एक लंब बनाएंगे। लंब यानी इस जो रेखा है यह वाली, इस पर एक एकदम बिल्कुल सीधा ऐसा बनाएंगे जिसके बीच में कोण 90 डिग्री का हो, यानी ऐसे बना रहे हैं, ऐसे एकक लंबाई का ही, एकक लंबाई का, यहाँ से ये ऐसे। अब देखिए ये इन दोनों रेखाओं के बीच कोण 90 डिग्री है क्योंकि ये दूसरे के लंब हैं। अब फिर इस पॉइंट को मिलाइए ओ से इसको, इसका कुछ नाम रख दीजिए, मान लीजिए मैंने सी रखा। अब यहाँ से ये अंडर रूट हुआ और ये 1 हो गया। फिर यही फार्मूला लगाइए, तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, यानी मान लीजिए ओ सी का स्क्वायर हमें निकालना है, तो ये हो जाएगा ओ बी का स्क्वायर, यानी अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाता है प्लस 1 का स्क्वायर। अंडर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 + 1 = 3, यानी ओ सी का स्क्वायर इक्वल टू 3 आया, तो ओ सी इक्वल टू अंडर रूट 3 होगा। यानी इस ओ से सी तक का डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3। हमें तो अंडर रूट 5 पता करना है, तो फिर यहाँ पर एक एकक लंबाई का डिस्टेंस लेंगे। फिर इस पर ऐसे ही धीरे धीरे अपने
अपने रिजल्ट तक पहुंचना है, परिणाम जो लाना है वहां तक पहुंचना है, ऐसे ही करते हुए। तो √3 हुआ, फिर इस पर एक मैंने लंब खींचा ऐसे, इसके बीच भी कोण 90 डिग्री है, फिर इसके पॉइंट को मिलाइए यहाँ से यहाँ तक ऐसे, तो ये √3 हुआ, यहाँ से यहाँ तक की ये जो दूरी हुई √3 हुई। ये हम जानते हैं कि एकक लंबाई है, मैंने पहले से ही माना है। अब फिर ये हम O से ये वाली डिस्टेंस पता करेंगे, इसका मैंने इस पॉइंट का नाम रख दिया D। अब O से D का मैंने डिस्टेंस पता कर रहे हैं, तो OD का स्क्वायर, फिर पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर भी लगाना है, तो OD का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा O से C का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर धन 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। OD का स्क्वायर, OD स्क्वायर इक्वल टू 4 यानी OD इक्वल टू √4। तो ये डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा √4। फिर इस पर एकक लंबाई यहाँ से बनाएंगे, लंब परपेंडिकुलर ऐसे, जिसके बीच कोण 90 डिग्री हो ऐसे ऐसे, और ये पॉइंट को हम मिला देंगे। देखिए ये हम इस पॉइंट को मिला दिए। अब इसका ABCDE इसका नाम रख देते हैं, ये भी एकक लंबाई है, तो √4 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और +1 का स्क्वायर 1 यानी 5। ये क्या होगा O से E का स्क्वायर, OE का स्क्वायर आप लोग समझ चुके हैं, इसलिए मैं इतना जल्दी कर रहा हूँ, बिल्कुल वही प्रोसेस करना है। OE का स्क्वायर मैंने क्या किया 4, तो OE इक्वल टू क्या हो जाएगा √5, यानी O से E तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा √5। हमें चाहिए भी यही था कि √5 को नंबर लाइन पर प्रदर्शित करना था। अब हम अपने परिणाम तक पहुंच चुके हैं, बस अब यहाँ से एक चाप मानना है और उसको नंबर लाइन को कट करवाना है। आप लोग चाप की सहायता से जो वो नुकीला होता है एक तरफ पेंसिल लगाते हैं, तो देखिए नुकीले वाले भाग को इस पॉइंट वो पर रखिए और पेंसिल वाले को E पर। देखिए जैसे कि मैं रख रहा हूँ, यहाँ से ऐसे रखेंगे और इसको ऐसे हुए घुमाते हुए लाएंगे ऐसे, जिस पॉइंट पर ये कट करेगा नंबर लाइन को वही हमारा पॉइंट √5 होगा। ये देख सकते हैं, ये यहाँ पर हमारा जो इसको त्रिज्या मानते हुए O से E तक डिस्टेंस को मैंने त्रिज्या मानते हुए एक चाप बनाया, तो नंबर लाइन पर इस पॉइंट को कट किया जो कि √5 है। अतः हमने √5 को इस नंबर लाइन पर प्रदर्शित किया। हमने पिछले वीडियो लेक्चर में दूसरा मेथड भी यूज किया है, उसमें डिस्कशन किया है, तो वो भी बिल्कुल आसान है। यहाँ से यहाँ तक √2 हुआ, तो फिर यहाँ पर एकक लंबाई बनेंगे, ऐसे बनाते जाएंगे, तो वो भी बिल्कुल आसान है। मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कशन किया है। जो लोग उस वीडियो लेक्चर को नहीं देखे हैं तो वहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हैं, ताकि दूसरा भी मेथड सीख सकें। तो ये हमारी √5 को मैंने नंबर लाइन पर प्रदर्शित किया। इसमें एक जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको थोड़ा सा मैं डिस्कशन कर दे रहा हूँ, आप लोग उसे अपने रफ कॉपी पर या जो भी हो घर पर उसे करिएगा। तो वो क्वेश्चन का क्या रहा है उसे हम डिस्कशन कर दे रहे हैं। कह रहा है कि कक्षा के, ये क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो इसमें पढ़ दे रहे हैं हम। क्वेश्चन कह क्या रहा है, कक्षा के लिए एक क्रियाकलाप, कक्षा के लिए ये क्रियाकलाप है, यानी आप इसे कक्षा में कर सकते हैं। कह रहा है कि वर्गमूल सर्पिल की रचना, कागज़ की एक बड़ी शीट लीजिए और नीचे दी गई विधियों से वर्गमूल सर्पिल स्क्वायर रूट स्पायरल की रचना कीजिए। सबसे पहले एक बिंदु O लीजिए और एकक लंबाई का रेखाखंड लाइन सेगमेंट OP खींचिए। एकक लंबाई वाले OP1 पर लंब रेखाखंड। देखिए हमने जो डिस्कशन किया है वही वो भी कह रहा है, इसको कह दे रहा है वो, उसमें ये नहीं कह रहा है कि √5 का बनाइए या √7 का, ये ऐसा कुछ नहीं कह रहा है। वो सर्पिल बनाने के लिए कह रहा है, ऐसे ही घुमाते घुमाते बनाना है। तो आप लोग अपने कॉपी पर ऐसे कक्षा के लिए ये क्रियाकलाप दे दिया है। तो देखिए जो मैंने यहाँ पर ये पॉइंट B माना है, आप लोग उसी पॉइंट को P1 मानिएगा, वो जैसे कह रहा है
बुक में जैसे कह रहा है कि b को p1 मानिए, ठीक है। अब यहाँ से इस डिस्टेंस को √2 हो जाएगा, फिर इसी तरह बनाते जाइएगा, p2 मानिए, फिर इसी तरह गोला कर दीजिएगा। यही आपका क्वेश्चन नंबर 4 होगा। तो हम लोगों ने इस वीडियो लेक्चर में जो 1.2 एक्सरसाइज थी एनसीईआरटी की उसको सॉल्व किया। अब हम लोग जो अगला वीडियो लेक्चर होगा उसमें जो अगले कंसेप्ट होंगे, अब तो 1.3 एक्सरसाइज होगी, तो जो भी कंसेप्ट होगा उस कंसेप्ट को हम लोग समझने वाले हैं और फिर वो एक्सरसाइज होगी, उस एक्सरसाइज को हल करेंगे। मैंने जो भी क्वेश्चन को डिस्कशन किया है, हल कराया है, आप लोग दूसरे पब्लिकेशन का यानी एनसीईआरटी के अलावा अगर कोई दूसरा बुक भी रखते होंगे तो उन बुकों से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई करने में कठिनाई नहीं हो सकती है। अगर कोई आप लोगों के पास समस्या हो तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका निराकरण करने की कोशिश किया जाएगा। जल्द से जल्द आपको मदद की जाएगी उस क्वेश्चन के बारे में, उस प्रॉब्लम समस्या के बारे में। तो इस वीडियो लेक्चर के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।